Hello dear friends. Hello dear friends. So today in today's video आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? Chemical reactions and equations. Chemical reactions and equations. ठीक है. तो इस टॉपिक के अंदर बेसिकली हमें क्या करना है? हमें ये सीखना है कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। और हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि जो हमारी केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशंस होती हैं उनको हम बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो हमें कोई भी इक्वेशन याद नहीं करनी है, हमें हर इक्वेशन को सिर्फ क्या करना है, हमें हर इक्वेशन को बनाना सीखना है। बहुत रेयर इक्वेशंस ऐसी होती हैं जो हमें याद रखनी पड़ेंगी, बट मेजॉरिटी ऑफ द इक्वेशंस हम बनाना सीखेंगे कि कैसे उनको बनाया जाए, सो दैट हमारा जो बर्डन है केमिस्ट्री का, जो बच्चों को टफ लगती है केमिस्ट्री, वो ना लगे। दूसरी बात ये है कि मैंने ना एक वीडियो बना रखी है जिसके अंदर मैंने रेडिकल सिखा रखे हैं, नेगेटिव रेडिकल और पॉजिटिव रेडिकल। आप उसको देखिएगा जाके। उस वीडियो के अंदर अगर आपको वो रेडिकल्स याद हो गए तो आपको इक्वेशंस बनानी बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, जब हम केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमको ना ये चीज समझ में आनी चाहिए कि भाई केमिकल चेंज क्या है ना। व्हाट इज अ केमिकल चेंज? केमिकल चेंज एग्जैक्टली क्या होता है कि भाई हमने एक चीज से कोई नई चीज बनाना, उसे हम बोलते हैं कि केमिकल चेंज हुआ। तो व्हाट इज अ केमिकल चेंज? अ चेंज इन विच वन और मोर substances one or more substances changes into a new substance with different different chemical composition। ठीक है, कि एक चीज जो पुरानी चीज है वो कैसे भी करके नई चीज में कन्वर्ट हो रही है। अ चेंज इन विच वन और मोर सब्सटेंस चेंजेस इनटू अ न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट केमिकल कॉम्पोजिशन। तो ये हमारा क्या हो जाता है? ये हमारा हो जाता है पूरा का पूरा एक केमिकल चेंज की डेफिनेशन। अब आप देखो क्या होता है, आप ना लैब में जाते हो, ठीक है, आपने कोई एक्स केमिकल प्लस वाई केमिकल मिलाया और कोई नया प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो आपने अगर कोई एक्स केमिकल और वाई केमिकल मिलाया और कोई नया प्रोडक्ट बन गया, तो हम कहते हैं जी हाँ केमिकल रिएक्शन हो गया। तो आप प्रोसीजर समझो, पहले हम लेबोरेटरी में जाएंगे, ठीक है, पहले हम लेबोरेटरी में जाएंगे और लेबोरेटरी में जाने के बाद एक केमिकल रिएक्शन करा के देखेंगे। तो अगर कई बार ऐसा होता है मैंने दो केमिकल मिला है, मान लीजिए कुछ हुआ ही नहीं, तो फिर थोड़ी ही मैं उसकी इक्वेशन बोर्ड पे लिख सकती हूँ, है ना। भाई अगर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि भाई ये दो चीजें रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना, ये तभी लिख पा रही हूँ this reaction when this reaction would have would have actually would have actually taken place in laboratory, ठीक है। सो व्हेन दिस रिएक्शन वुड हैव एक्चुअली टेकन प्लेस इन द लेबोरेटरी, तब जाके हम बोलेंगे कि हाँ जी ये इक्वेशन। तो व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन, है ना। व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन? तो केमिकल इक्वेशन एग्जैक्टली क्या है? इट इज अ इट इज अ representation it is a representation of a feasible chemical of a feasible chemical reaction. तो what is a chemical equation? It is a representation of a feasible chemical reaction. इसे हम chemical equation कहते हैं, ठीक है, इसे हम chemical equation कहते हैं। तो अगर feasible का मतलब जो हमारे लैब में पॉसिबल हुआ हो, कंप्लीट हुआ हो, और ऐसा रिएक्शन जिसने कुछ नई चीज बनाई हो, तो feasible का मतलब which is possible to happen। तो ये हमारा केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन होती है। तो व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन? अ केमिकल इक्वेशन इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फीजिबल केमिकल रिएक्शन इन द लेबोरेटरी। तो लेबोरेटरी में अगर कोई रिएक्शन हुआ है, तब जाके हम बोलेंगे कि हाँ जी ये केमिकल इक्वेशन इसकी लिखी जा सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलती हूँ, अब देखो मैं यहाँ पे सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अगर आप लैब में कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को मिलाते हो, ठीक है, तो व्हाट इज दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड, दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड एंड दिस इज वाटर। अगर आप इनको मिलाते हो और हीट करते हो, तो लैब में सच में हमको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। अब ये इक्वेशन कैसे बनी वो बात की बात है, वो हम सीखेंगे आगे कमिंग वीडियोस में। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें कि भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है,
तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, तो हम कह रहे हैं जी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना तो कैसे बना? हमने पानी लैब में पानी और कैल्शियम ऑक्साइड को मिलाया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया तो हम बोलेंगे हाँ जी हमारे पास ये रिएक्शन है। ठीक है, कि हाँ जी हमारे पास ये रिएक्शन है। ठीक है, ये अपने पास बात आ गई। अब आप बात को समझो कि जब मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, तो हमने कहा जी ये इक्वेशन आ गई। इसकी इक्वेशन में क्यों लिख पाई? क्योंकि सच में ये लैब में रिएक्शन हो रहा है। ऐसे ही अगर आप देखो, अगर मैं लिखूं कि Mg को मैंने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर दिया, हीट कर दिया, तो मुझे MgO मिल गया, है ना? तो ये इक्वेशन में क्यों लिख पाई? क्योंकि सच में मैं ये रिएक्शन करवा पाई। अगर मुझे कुछ भी बात करनी है तो हमें इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी पड़ेंगी। तो पहली बात तो हमको ये लिखनी पड़ेगी, पहली बात हमको ये लिखनी पड़ेगी कि द कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है केमिकल रिएक्शन की। कि भाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओरिजिनल सब्सटेंस, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओरिजिनल सब्सटेंस इज लॉस्ट, is lost. Characteristics of the original substance totally lost जाता है। दूसरा क्या होता है? The change is generally permanent. The change is permanent. परमानेंट मतलब Mg और O2 से आप MgO तो बना दिया, लेकिन आप वापस MgO से Mg प्लस O2 नहीं बना पाओगे अंडर सिमिलर कंडीशंस। अंडर अंडर सिमिलर कंडीशंस। द चेंज इज परमानेंट अंडर सिमिलर कंडीशंस। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हम यहाँ बात करते हैं द चेंज इज जनरली, द चेंज is generally accompanied by, the change is generally accompanied by energy change. The change is generally accompanied by energy change. ठीक है, और चौथा हमारे पास क्या होता है कि reaction is generally permanent and the reaction is not reversible. The reaction cannot be generally reversed. तो जनरली आप रिएक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते। तो दो मोटी मोटी प्रॉपर्टीज आपको इसमें याद रखनी है। क्या? कि जो MgO बना हमारा या कोई भी प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट हमेशा परमानेंट बनेगा, उसको रिवर्स करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। और दूसरी बात इसके अंदर ये कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओरिजिनल सब्सटेंस है वो लॉस हो जाती है और जो चेंज है वो परमानेंट है। अंडर सिमिलर कंडीशन द चेंज इज जनरली अकम्पनीड बाय एनर्जी चेंज। एनर्जी चेंज कैसा? जैसे आप देखो, आपको यहाँ हीट देनी पड़ी है ना, आपको यहाँ पर हीट देनी पड़ी। कुछ कुछ रिएक्शंस में हीट रिलीज आउट भी होती है, तो डिपेंडिंग अपॉन की हीट देनी पड़ रही है ज्यादा या हीट रिलीज हो रही है, उसके हिसाब से हमारे पास कुछ रिएक्शंस को एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक क्लासिफाई किया जाता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें ठीक है, तो हमें यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस की अगर बात करनी है तो केमिकल इक्वेशन क्या है? इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फीजिबल केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये चीज हमारी ध्यान रखनी है। और केमिकल इक्वेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है किसी भी केमिकल रिएक्शन की? ये जो प्रॉपर्टीज मैंने लिखी है ये केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टीज है ना, कि भाई क्या क्या होने वाला है। होने ये वाला है कि द केमिकल प्रॉपर्टीज में जो न्यू सब्सटेंस है वो बन जाता है। और न्यू सब्सटेंस की जैसे MgO की कोई प्रॉपर्टी Mg या O2 से मैच नहीं खाती, यानी कि MgO हैज अ न्यू सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। MgO हैज अ न्यू सेट ऑफ प्रॉपर्टीज, ये बात अपने को ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, तो characteristics of original substance is lost. The change is permanent under similar conditions. The change is generally accompanied by energy change, and the reaction cannot be generally reversed. ठीक है, ये हो गया। अब हमें ये सीखना है कि what information can a chemical equation, what information does a chemical equation not represent about a chemical reaction? अब देखो होता क्या है कि भाई हमने तो केमिकल इक्वेशन लिख दी, अब मैं रैंडम लिख दूं कि भाई CO2 प्लस वाटर सिंपली हीट करने पे मीथेन बना देगा और O2 दे देगा। अब मैंने तो ये रिएक्शन लिख दिया। अब तुमको देखकर तो लग रहा है कि हाँ जी कुछ तो रिएक्शन होता होगा, बट सच में मानो होगा जब तुम ये लैब में जाके रिएक्शन कराओगे तो ये रिएक्शन होगा ही नहीं, है ना? अब जब ये रिएक्शन हो ही नहीं रहा CO2 प्लस वाटर,
अब जब ये रिएक्शन हो ही नहीं रहा तो हम यहाँ से क्या समझे कि CH4 प्लस O2 बन गया। पर अगर ये रिएक्शन हो ही नहीं रहा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक बोर्ड पे या व्हाइट पेज पे अगर हम इक्वेशन लिख दें, अगर हम व्हाइट पेज पे कोई इक्वेशन लिख दें, तो वो इक्वेशन हमने लिख दी, पर सच में वो लैब में जाके ऐसी इक्वेशन हो रही होगी कि अगर मैं CO2 और वाटर को मिला के हीट कर दूं तो मीथेन बन जाएगा? इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम क्या क्या इंफॉर्मेशन एक केमिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, नॉट रिप्रेजेंट। तो सबसे पहला तो हम क्या लिखेंगे कि भाई द फीजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। इक्वेशन मैंने पेज पे लिखी हुई है, पर जब तक मैं लेबोरेटरी में जाके एक्सपेरिमेंटली उसको कराकर नहीं देखूंगी, तब तक मुझे ये चीज समझ नहीं आएगी कि हाँ जी ये केमिकल रिएक्शन है। तो पहली बात कि व्हाट इंफॉर्मेशन कैन अ केमिकल इक्वेशन नॉट रिप्रेजेंट अबाउट अ केमिकल रिएक्शन? इज इट्स feasibility is its feasibility. What is a feasibility process? कि भाई feasibility की whether that reaction will actually take place or not when carried out when carried out experimentally। ठीक है, कि feasibility का मतलब क्या है कि whether that reaction will actually carry out or not। दूसरा, मान लीजिए अगर वो रिएक्शन हो भी जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा NaCl प्लस AgNO3, और मैंने रिएक्शन लिखा AgCl का पीपीटी बन गया और NaNO3। मान लीजिए मैंने ये रिएक्शन लिख दिया, ठीक है। अब आप ये समझो कि NaCl प्लस AgNO3 मुझे क्या देगा? AgCl और NaNO3 देगा। आप समझो कि मेरे पास जो ये रिएक्शन NaCl का है ना, मेरे पास जो ये रिएक्शन NaCl का है, अब मुझे नहीं पता कि रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। तो मैंने तो लैब में जाके रिएक्शन करा के देखा और सडनली ब्लास्ट हो गया, क्योंकि रिएक्शन बहुत फास्ट हो गया, लेट्स सपोज। तो आप इस बात को ऐसे समझो कि भाई इक्वेशन तो लिखी हुई है, चलिए हो भी जाती है, मान लीजिए फीजिबल भी है, इक्वेशन फीजिबल भी है, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि लैब में जाके जब हमने कराया तो मुझे पता ही नहीं था कि ये तो इतना फास्ट रिएक्शन हो जाएगा। तो यानी कि द स्पीड ऑफ द रिएक्शन। और कई बार ऐसे होता है कि मैंने दो केमिकल मिलाए, अब वो दो केमिकल मिलाने के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है वो 2 दिन बाद बन रहा है। ऐसे भी रिएक्शंस केमिस्ट्री में होते हैं कि भाई वो रिएक्शन इतना स्लो है कि 2 दिन बाद है। अब आप बैठे हो, आपने 1 घंटा वेट करा, 2 घंटा वेट करा, और 2 घंटे वेट करने के बाद आपने देखा कि यार कोई नई चीज तो बनी नहीं। अब जब कोई नई चीज बनी नहीं तो आप बोल रहे हो कि ये तो केमिकल रिएक्शन ही नहीं हुआ। लेकिन पॉइंट इज कि जब कोई केमिकल रिएक्शन ही नहीं हुआ, तो अब 2 दिन बाद वो केमिकल रिएक्शन हो गया। तो मेरे 2 घंटे 4 घंटे की ऑब्जर्वेशन पे तो मैं बोल दूंगी कि दिस रिएक्शन इज नॉट फीजिबल, कि भाई ये रिएक्शन तो हो ही नहीं पा रहा। लेकिन हो क्या रहा है कि जब हम NaCl की बात करेंगे ना, जब हम NaCl की बात करेंगे, तो आपको ये चीज समझनी है कि द रिएक्शंस speed the reactions speed can't be determined just by looking at the equation। तो बेसिकली क्या होता है कि रिएक्शन की जो स्पीड है ना, उसको हम डिटरमिन नहीं कर सकते। तो रिएक्शन की स्पीड कांट बी डिटरमिन जस्ट बाय लुकिंग एट द इक्वेशन। ये चीज हमको समझ में आनी चाहिए। तो आप लैब में जा रहे हो, आपने इक्वेशन देखी, पेज पे लिखी हुई, आपको देखकर नहीं समझ आएगा कि उसकी स्पीड क्या है, फास्ट है, whether the reaction is very fast और स्लो, एक्सेट्रा। ठीक है, ये बात अपने को समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट हम इसके अंदर बात करते हैं। तो ये एक हमारे पास होगा, तो दो चीजें हम नहीं बता सकते किसी भी इक्वेशन को देख के। वन इज इट्स feasibility एंड सेकंड द रिएक्शन की स्पीड। ठीक है, तीसरा हमको इसमें क्या ध्यान रखना है? तीसरा हमको इसके अंदर क्या ध्यान रखना है, ध्यान से देखिएगा। तीसरा हमको ध्यान इसमें रखना है, व्हाट इंफॉर्मेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड, व्हाट इंफॉर्मेशन व्हाट इंफॉर्मेशन कैन बी given or represented given by a chemical reaction। कि कौन सी इक्वेशन इस केमिकल रिएक्शन से अपने को देखने को मिलती है। ठीक है, अब ध्यान से देखो। ठीक है, सो व्हाट इंफॉर्मेशन कैन बी डिपिक्टेड बाय दिस केमिकल रिएक्शन, राइट। अब बात को देखो, यहाँ पे सिनेरियो क्या है, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहला तो जब मैं इक्वेशन को देखती हूँ तो मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। और इसमें एक क्वेश्चन हम ये भी ऐड कर सकते हैं कि हाउ कैन वी मेक एन इक्वेशन इंफॉर्मेटिव, हाउ कैन वी मेक एन
इक्वेशन। इंफॉर्मेटिव, कि हम किसी भी इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव कैसे बनाए। अब बात को समझो, जब हम कोई इक्वेशन लिख रहे हैं, है ना, तो हम ये मान के लिख रहे हैं कि भैया ये लैब में करा के देख लिया गया है और ये रिएक्शन लैब में होता है। तो पहली बात तो यही ऑब्जर्वेशन रहेगी कि भाई हमें, अगर हम कोई इक्वेशन लिख भी रहे हैं, तो इट इज अंडरस्टूड कि भाई वो इक्वेशन लैब में एक रिएक्शन की फॉर्म में हो रही है। पहली चीज तो ये। दूसरी बात, अपने को ये चीज समझ आनी चाहिए, अब मैंने इक्वेशन लिख दी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा, तो मैं आपको कुछ कुछ रूल्स बता रही हूँ। तो पहली बात क्या करना है अपने को, पहला काम क्या करना है अपने को, पहले तो अपने को स्टेट्स मेंशन करनी है। ठीक है, तो पहले तो अपने को नंबर वन, स्टेट्स ऑफ ऑल reactants and products must be mentioned. States of all the reactants and products must be mentioned. Number one. Number two, हमें क्या ध्यान रखना है, states of all the reactants and products must be mentioned. Number one, जैसे कि अगर कोई चीज सॉलिड डाली है तो मैं उसके आगे एस लिख दूंगी, एस मतलब सॉलिड। अगर कोई चीज मैंने गैशियस डाली है तो मैं उसके आगे जी लिख दूंगी। अगर कोई चीज मैंने उसके आगे एल डाली है तो मैं उसके आगे लिक्विड लिख दूंगी। और अगर मैंने ए क्यू लिखा है तो एक्वस लिख दूंगी। अब देखो लिक्विड और एक्वस में क्या फर्क है। अब आप इसको ऐसे याद रखो कि भाई मान लो मेरे पास चॉकलेट है, अब वो चॉकलेट मैंने ना पिघला दी, ठीक है, तो वो हो गई मोल्टन चॉकलेट। मोल्टन मतलब प्योर चॉकलेट है पर वो लिक्विड फॉर्म में है। तो प्योर चॉकलेट अगर वो लिक्विड फॉर्म में है तो वो एल है ना। और अगर हम एक्वस की बात करते हैं, तो एक्वस के अंदर हमें क्या ध्यान रखना है, मुझे बताइए। एक्वस का मतलब हो गया, एक्वस का मतलब हो गया कि भाई चॉकलेट को ही मैंने पानी में घोल दिया, है ना। तो चॉकलेट को ही मैंने पानी में घोल दिया। और मैं आपको बेस्ट एग्जाम्पल देती हूँ, मान लीजिए मिल्क है ना। तो मिल्क प्योर मिल्क है ना, बिल्कुल गाय का, भैंस का दूध, राइट। अब आप क्या कर रहे हो, वो जो बिल्कुल प्योर मिल्क है वो लिक्विड है, लेकिन अगर आप उसमें पानी मिला देते हो तो वो एक एक्वस सोल्यूशन ऑफ मिल्क बन जाता है। और एक एग्जांपल देख लो, जैसे चीनी। चीनी को अगर आप मेल्ट कर दोगे तो जैसे आप कैरामेल भी कहते हो, तो कैरामेल तो एक नया सब्सटेंस बन गया। लेकिन अगर हम चीनी को एक लो टेम्परेचर पे धीरे 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 मेल्ट करें तो वो लिक्विड सोल्यूशन ऑफ शुगर बनता है ना। लेकिन अगर आप उसी लिक्विड सोल्यूशन ऑफ शुगर को आप पानी में मिला दो तो वो एक्वस सोल्यूशन ऑफ शुगर मिलता है। तो आपको ये समझना है कि है तो दोनों लिक्विड, लेकिन एक पानी में मिला के लिक्विड बन रहा है, तो हेंस वो हमारा एक्वस सोल्यूशन है। और लिक्विड तो लिक्विड ही है। तो जब हम स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के अंदर हम क्या बोल रहे हैं, एस फॉर सॉलिड, जी फॉर गैसेस, एल फॉर लिक्विड, ठीक है, एंड ए क्यू फॉर एक्वस। तो स्टेट्स ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स मस्ट बी मेंशन, सबसे पहली बात ये। दूसरा हमें इसमें क्या करना है, दूसरा हमें क्या करना है, स्टेट्स मेंशन करने के बाद कलर, कलर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स अगर हमें पता है तो हमें मेंशन करना चाहिए। तो कलर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, जैसे मान लीजिए मैंने कॉपर सल्फेट डाला, अब कॉपर सल्फेट लैब में गए, वो एक ब्लू कलर का सॉल्ट है, तो मुझे उसके नीचे ब्लू लिखना चाहिए। तो हमें लिखना चाहिए द कलर ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एंड प्रेसिपिटेट मस्ट बी मेंशन। अगर है पता है, और पता होगा ही, क्योंकि हम ये मान कर लिख रहे हैं कि जो भी केमिकल इक्वेशन हम लिख रहे हैं वो एक केमिकल रिएक्शन लैब में कराया गया होगा, और केमिकल रिएक्शन लैब में कराया गया होगा तो उसकी रिप्रेजेंटेशन लिख रहे हैं। सो कलर ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मस्ट बी मेंशन, ठीक है। तीसरा हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, एक चीज होती है एवोल्यूशन ऑफ गैस, एवोल्यूशन ऑफ अ गैस मस्ट बी represented, must be represented by an upward sign, है ना। evolution of a gas must be represented by an upward sign, ठीक है, in the product side, in the product side, in the product side। तो कोई भी गैस अगर मेरे पास है, कोई भी गैस मेरे पास अगर है, सो दैट मस्ट बी रिप्रेजेंटेड बाय एन अपवर्ड साइन। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा CaCO3 को हीट करने पर, दैट इज लाइमस्टोन या मार्बल जिसे आप कह लीजिए, को हीट करने पर कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाएगा, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड उड़ रहा है तो पहली बार डब्बा ओपन है, इट्स ओपन कंटेनर, इट्स एन ओपन कंटेनर। और इस ओपन कंटेनर के अंदर, इस ओपन कंटेनर के अंदर क्या होगा मुझे बताइए, इस ओपन कंटेनर के अंदर CO2 गैस उड़ जाएगी, ठीक है। इस ओपन कंटेनर के अंदर CO2 गैस उड़ जाएगी। फोर्थ बात करिए, लेकिन मैं रिएक्टेंट साइड में नहीं लिख सकती, है ना, रिएक्टेंट साइड में नहीं लिख सकती। तो पहली बात तो अपवर्ड साइन लिखने का मतलब ये हुआ कि कंटेनर ओपन है, क्योंकि गैस उड़ तभी पाएगी, है ना।
दूसरी बात, गैस प्रोडक्ट साइड पे बनी और उड़ गई। मान लीजिए ये रिएक्शन ऐसे होता, CaO और CO2, और मैं अपवर्ड एरो लगा के हीट करके लिखती जी CaCO3 बन रहा है। अब रिएक्शन तो पॉसिबल है, पर आप देखो आपने क्या करा, आपने रिएक्टेंट साइड पे CO2 का अपवर्ड एरो लगा दिया। तो इसका मतलब आप ये बोल रहे हो कि भाई CaO मिलाई, CO2 मिलाई, पर CO2 तो उड़ गई। भाई जब एक रिएक्टेंट उड़ ही गया तो प्रोडक्ट बनेगा कैसे, है ना? जब एक रिएक्टेंट उड़ ही गया तो प्रोडक्ट बनेगा कैसे? तो हमें इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि CaO प्लस CO2 हमें क्या दे रहा है? CaO प्लस CO2 हमको दे रहा है क्या? CaCO3 दे रहा है। लेकिन हम रिएक्टेंट साइड पे एक अपवर्ड एरो नहीं लगा सकते, ठीक है? हम रिएक्टेंट साइड पे एक अपवर्ड एरो नहीं लगा सकते। इस बात का हमें बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है? इस बात का हमें बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। दिस इज वन थिंग। तो CaO प्लस CO2 will give you definitely CaCO3, ठीक है? तो इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा, ये आ जाएगा। अब देखो, तो रिएक्टेंट साइड पे लगाना गलत बात है ना। चौथा देखो, अगर मान लीजिए मैंने कोई फिफ्थ इक्वेशन लिखते हैं, अब मान लीजिए फिफ्थ पॉइंट देखो, मैंने लिखा NaCl प्लस AgNO3 हीट करने पे मुझे देता है AgCl का व्हाइट पीपीटी प्लस NaNO3। तो AgCl मुझे क्या देगा? व्हाइट पीपीटी। अगर मैं NaBr की बात करती हूँ अलॉन्ग विद AgNO3, तो हीट करने पे मुझे मिलेगा AgBr प्लस NaNO3। अब देखो मैं यहाँ पे दो बातें कर रही हूँ, एक तो मैं लगा रही हूँ डाउनवर्ड एरो, दूसरा मैं लिख रही हूँ कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट ऑल्सो। अभी प्रेसिपिटेट क्या होता है, आप देखो प्रेसिपिटेट क्या होता है। प्रेसिपिटेट बेसिकली प्रेसिपिटेट बेसिकली है क्या? प्रेसिपिटेट बेसिकली इज अ सब्सटेंस which is not soluble in water, which is not soluble in वाटर। तो एक ऐसा सब्सटेंस जो पानी में डिजोल्व नहीं होता है, एक ऐसा सब्सटेंस जो पानी में डिजोल्व नहीं होता है, तो उसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, ठीक है? उसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो सब्सटेंस विच इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर इज अ प्रेसिपिटेट। तो लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है, आप बात को समझिए। प्रेसिपिटेट विच इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर इज अ प्रेसिपिटेट, ठीक है? इससे हम क्या समझे मुझे बताइए। कि भाई मान लीजिए जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने पानी में मिट्टी डाली, है ना? पानी में मैंने क्या डाला? मिट्टी डाली। अब वो पानी में मिट्टी डालने के बाद वो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, ठीक है? वो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। दिस इज व्हाट? दिस इज सैंड। पानी में मिट्टी डालने के बाद वो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, तो व्हाट इज दिस? दिस इज गोइंग टू बी सैंड, है ना? अब ये मिट्टी पानी में क्योंकि डिजोल्व नहीं हुई, क्योंकि ये मिट्टी पानी में डिजोल्व नहीं हुई, तो हम बोल रहे हैं कि भाई ये जो मेरे पास कंटेनर है, ये जो कंटेनर है, ये प्रेसिपिटेट है, ठीक है? ये प्रेसिपिटेट है। तो इसी तरह से आप देखो NaBr जब मैंने पानी में घोला ना लैब में, तो ये घुल गया। NaBr पानी में घुल गया, ठीक है? AgNO3 भी पानी में घुल गया, राइट? और AgBr जब बना तो NaNO3 भी पानी में घुल गया, पर AgBr जब बना तो वो नहीं घुला पानी के अंदर। इसका मतलब हुआ कि NaBr, AgNO3, AgBr और NaNO3 में से सब पानी में घुल पा रहे थे। ये भी एक्वस था, ये भी एक्वस था, NaBr भी एक्वस था, सब एक्वस थे, ठीक है? सब एक्वस थे। पर AgBr येलो था, और क्योंकि AgBr येलो था, तो AgBr नीचे की तरफ बैठ गया, यानी कि ये सॉल्ट पानी में डिसॉल्व नहीं हो पाया। तो जब भी हम किसी प्रेसिपिटेट की बात करते हैं, तो सब्सटेंस व्हिच इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर इज अ प्रेसिपिटेट, ठीक है? तो वो प्रेसिपिटेट नीचे बैठ रहा है क्योंकि, तो हमने उसके लिए एक डाउनवर्ड एरो लगाना। समझ में आ गई बात? तो प्रेसिपिटेट क्योंकि नीचे बैठ रहा है, तो उसके लिए हमें एक डाउनवर्ड एरो यहाँ पर लगाना है, ठीक है? दैट इज वन थिंग। तो ये चीज आ गई कि NaBr रिएक्ट्स विद AgNO3 टू फॉर्म AgBr, ठीक है? टू फॉर्म AgBr, ये बात होगी। तो दिस इज द प्रेसिपिटेट पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर क्या आता है? नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर क्या आता है? तो ये प्रेसिपिटेट, ये क्या आ गया? प्रेसिपिटेट आ गया, है ना? नेक्स्ट हम अगर इसकी बात करते हैं, तो हमें इसके अंदर एक चीज और समझ में आनी चाहिए कि भाई प्रेसिपिटेट आ गया, सब्सटेंस व्हिच इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर इट फॉर्म्स अ प्रेसिपिटेट। इज इट क्लियर, राइट? तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। तो हमने क्या करा, और देखो साथ के साथ मैंने हर प्रेसिपिटेट का यहाँ पे कलर भी लिख दिया। तो अगर मुझे उसकी इंफॉर्मेशन है, तो मैं लिख रही हूँ कि AgCl व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, AgBr येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है, और साथ में मैं AQ भी लिख रही हूँ। मतलब जब मैं लैब में गई तो NaBr या NaCl का जो सॉल्ट है वो मुझे एक्वस फॉर्म में मिल रहा है, एक्वस फॉर्म में मिल रहा है, और AgCl मुझे पीपीटी मिल रहा है सॉलिड। तो सॉलिड चीज तो नीचे बैठ गई, क्योंकि एक ये ऐसा सॉलिड है जो पानी में डिजोल्व नहीं हो रहा है। AQ का मतलब NaNO3 जब गए होंगे लैब में,
तो NaNO3 जो ये सॉल्ट मिल रहा है NaNO3, ये सॉल्ट NaNO3 व्हाइट कलर का एक सॉलिड होता है। लैब में जैसे घर में नमक रखा जाता है तो एक सॉलिड ही तो है, पर आप उसको पानी में घोल के सोल्यूशन बना लें। इसी तरीके से NaNO3 एक व्हाइट कलर का सॉलिड है जिसको आप पानी में घोल के सोल्यूशन बना लें। AgNO3 नमक ही तो है जिसको आप पानी में घोल के सोल्यूशन बना लें। NaCl नमक ही तो है जिसको आप पानी में घोल के सोल्यूशन बना लें। तो NaCl, AgNO3, AgCl, NaNO3 ये सारे के सारी जो इक्वेशंस हमारी हैं, ये सारी की सारी इक्वेशंस हमारी इस तरह से काम करेंगे। ठीक है, तो अपने को ध्यान रखना है कि NaCl reacts with AgNO3 to form AgCl and NaNO। ठीक है, तो ये इस तरह से हम बात करते हैं प्रेसिपिटेट की। ठीक है, अब बात करते हैं सब्सटेंस व्हिच इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, राइट। अब यहाँ पे देखो, तो हम अगर एक रैंडम इक्वेशन में लिखती हूँ, लेट्स सपोज, तो मैंने कोई भी इक्वेशन ऐसे लिखी, मान लीजिए N2, मान लीजिए मैंने कोई इक्वेशन लिखी, मैंने लिखी NH4 होल ट्वाइस Cr2O7 को मैंने सिंपल हीट करा और मुझे मिला नाइट्रोजन, मुझे मिला Cr2O3 प्लस वाटर। ठीक है, मुझे ये सब चीजें मिली। अब N2 गैस तो उड़ जाएगी, N2 गैस तो उड़ जाएगी, है ना। और मैं इसको और इन्फॉर्मेटिव बनाती हूँ। और इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एरो पे लगा दिया हीट, जैसे हीट का सिंबल लगा दिया। तो जब मैं यहाँ पर हीट का सिंबल लगा रही हूँ, तो डेल्टा का मतलब होता है हीट, इसका मतलब होता है लाइट। ठीक है, तो डेल्टा का मतलब होता है हीट या लाइट, है ना। तो मैंने ये रिएक्शन में क्या करा, हीट लगाई, है ना, हीट लगाई। तो दिस इज डेल्टा सिंबल इंडिकेटिंग इंडिकेटिंग हीट, इंडिकेटिंग। ठीक है, तो NH4 होल ट्वाइस Cr2O7 डाला, हीट करके N2 उड़ गया और हमारे पास क्या बन जाएगा, Cr2O3 उड़ जाएगा। ठीक है, हमारे पास Cr2O3 उड़ जाएगा। तो Cr2O3 नहीं उड़ेगा, सॉरी, नाइट्रोजन उड़ जाएगा, Cr2O3 सॉलिड रहेगा और ये वाटर बन के रहेगा एक्वस फॉर्म, या इसको आप लिक्विड लिख लीजिए क्योंकि इट इज अ प्योर सॉलिड, है ना। तो ये बन जाएगा अपने पास इस तरीके से। तो अपने को ये चीज समझ आनी चाहिए कि भाई हमारे पास ये H2O है ना, तो ये सॉलिड सॉल्ट है। तो आप देखो मैं इक्वेशन को इन्फॉर्मेटिव कैसे बना रही हूँ, और ये मेरे पास नाइट्रोजन गैस है जो कि उड़ रहा है और Cr2O3 नीचे बैठ रहा है, तो मैंने PPD लगा दिया। तो यू लुक एट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, ये इक्वेशन में आप देखो हम क्या क्या मेंशन कर रहे हैं। इस इक्वेशन के अंदर हम मेंशन ये कर रहे हैं कि भाई ये मेरे पास सॉलिड है, ये मेरे पास गैशियस है, ये मेरे पास सॉलिड है, ये मेरे पास लिक्विड है ना। तो S स्टैंड्स फॉर सॉलिड, G स्टैंड्स फॉर गैशियस, S स्टैंड्स फॉर अगेन सॉलिड, L स्टैंड्स फॉर लिक्विड, है ना। तो हमें ये चीज समझ में आनी चाहिए। ठीक है, L स्टैंड्स फॉर लिक्विड, है ना, और हीट का सिंबल लगाया, यानी कि हीट करके रिएक्शन हुआ। और N2 गैस उड़ गई तो हमने अपवर्ड साइन लगा दिया, ऐसे Cr2O3 नीचे बैठ गया तो हमने डाउनवर्ड साइन लगा दिया। एंड ऑल ऑफ दिस हैपेंड, तो अगर हमें इसकी बात समझ में आ रही है तो हमने इस इक्वेशन को कैसे इंफॉर्मेटिव बनाया। और देखिए, अगर फॉर एग्जांपल मैं लिख देती हूँ, अगर फॉर एग्जांपल मैं लिख देती हूँ AgCl हीट करा और उस पर हमने लाइट डाल दी, तो Ag अलग हो जाएगा और Cl2 अलग हो जाएगा। तो हमने लाइट डाली, Ag सॉलिड बन गया, क्लोरीन गैस बन गई, AgCl सॉलिड था, क्लोरीन गैस उड़ गई। तो ये मैं रिएक्शन में जो जो बता सकती हूँ, देखिए AgCl व्हाइट कलर का है वो मैं लिखूंगी, Ag सिल्वर ग्रे कलर का होता है और मुझे इंफॉर्मेशन है तो मैं लिखूंगी। क्लोरीन जो है वो मेरा ग्रीनिश येलो गैस होती है, तो मैं वो भी मेंशन करूंगी। तो आप इस तरीके से एक इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं क्योंकि आपने लैब में वो रिएक्शन करा है। ठीक है, तो आपने लैब में रिएक्शन करा है तो आपने सारे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को देखा है, तो आपको सबका कलर पता है, आपको सबकी स्टेट पता है, आपको ये पता है कि हीट लगाई या लाइट लगाई उसके हिसाब से रिएक्शन हो रहा है, उसके हिसाब से आप ये रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो AgCl से Ag बनेगा और क्लोरीन बनेगा। और हमने ये रिएक्शन कैसे कैसे करा, तो जो भी चीजें हमने रिएक्शन के दौरान पे करी वो हमने सब यहाँ पर रिप्रेजेंट करनी है ऑन द केमिकल इक्वेशन। और जब भी कोई केमिकल इक्वेशन होती है लेबोरेटरी में, तो हम उसको ही इक्वेशन को पेज पे लिखते हैं या बोर्ड पे लिखते हैं। तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि अब गोइंग फॉरवर्ड आप जितनी भी इक्वेशंस पढ़ रहे हो, ये मान के पढ़ेंगे कि हाँ जी ये लैब में कराई गई इक्वेशंस हैं और ये लैब में रिएक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद हम फिर उसके बेसिस पे कोई जजमेंट बनाएंगे। पर क्या मेरी बात यहाँ तक समझ में आ गई। ऑल्सो किसी भी इक्वेशन को देख के, जैसे अब ये देखिए कि ये AgCl है, इसका नाम है सिल्वर क्लोराइड, तो मैंने वर्डेड इक्वेशन तो नहीं लिखी, मैंने ऐसा तो नहीं लिखा कि सिल्वर क्लोराइड पूरा ही लिख दिया।
या ये सिल्वर बन गया, या ये क्लोरीन बन गया। बोलो, ये सब तो मैंने लिखा ही नहीं, है ना? ये सब तो मैंने लिखा ही नहीं। डिड यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो जब ये सब मैंने लिखा ही नहीं, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोरीन, जब ये सब मैंने लिखा ही नहीं, तो इसका क्या मतलब है? आप मुझे बताइए। बताइए कि जब मैंने सिल्वर क्लोराइड लिखा ही नहीं, सिल्वर लिखा ही नहीं, तो मुझे, क्योंकि मैं क्या यूज कर रही हूँ, मैं वर्डेड इक्वेशन नहीं कर रही। मैं चाहती तो इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकती कि सिल्वर क्लोराइड हुआ, सिल्वर क्लोराइड, एरो, फिर लाइट, फिर बन जाएगा सिल्वर, और फिर बन जाएगा क्लोरीन। मैं चाहती तो ऐसे भी लिख सकती थी, सोचो, चाहती ना। पर मैंने ऐसा नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा मैंने ऐसा? मैंने ऐसा इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मुझे फॉर्मूले लिखने थे। तो मुझे एक और चीज क्या देखने को मिलती है? फॉर्मूले ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। फॉर्मूले ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स अपने को देखने को मिलते हैं। तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमें किसी भी इक्वेशन को देख के उस इक्वेशन के रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को भी देखने का मौका मिलता है। तो जब भी हम हमारे इस इक्वेशन की बात करते हैं, ठीक है, जब भी हम हमारे किसी भी केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं, तो केमिकल इक्वेशन जो है उसके बारे में हमने ये लिखा कि भाई ये जो इक्वेशन हमने बनाई, ये इक्वेशन के अंदर हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन ऐड करके उस इक्वेशन को और इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। और देखिएगा, लेट्स सपोज मैंने लिखा ऐसा, ठीक है, मैंने एक इक्वेशन लिखी, जैसे AgCl वाला एग्जांपल लेते हैं। AgCl पे लाइट डाली तो Ag अलग हो जाएगा, है ना, और Cl2 अलग हो जाएगा। अब हो ये रहा है कि जब AgCl पे लाइट डाली तो Ag अलग हो जाएगा और Cl2 अलग हो जाएगा। अब आप इस बात को समझो कि मैम AgCl पे Ag बन रहा है और Cl2 बन रहा है, क्लोरीन गैस उड़ रही है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन अगर मैं हीट करूं तो 2AgCl से यहाँ 2Ag बन जाएगा और यहाँ से Cl2 बन जाएगा। सही बात? तो आप ये देखो, अगर मैं ये 2 ना लगाऊं, अगर मैं ये 2 यहाँ ना लगाऊं, तो क्या होगा मुझे बताइए। बताइए, AgCl से Ag और Cl2 बन रहा है, ठीक है। अब AgCl से Ag और Cl2 जब बन रहा है, व्हाट एग्जैक्टली डू यू थिंक इज हैपनिंग? Ag का मास है 108, क्लोरीन का मास है 35.5, Ag का मास है 108, क्लोरीन का मास है 35.5 टाइम्स 2। मास निकालिए जरा। तो इसका मास ऐड करने पाएगा 143.5, इसका मास आएगा 108, इसका मास आएगा 71। तो ये मेरा रिएक्टेंट है। तो रिएक्टेंट्स का मास कितना है? मास ऑफ रिएक्टेंट्स कितना है? मास ऑफ रिएक्टेंट्स है 143.5। मास ऑफ प्रोडक्ट्स कितना है? 108 प्लस 71, तो दैट इज 9 एंड 7 एंड 179। आप ये देखो, मास ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो पहली बात यहाँ पे क्या है कि मैम, ये जो इक्वेशन है, अगर मेरा पूरा मास ऑफ रिएक्टेंट और पूरा मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल नहीं आता है, तो ये मेरी है अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ये क्या है मेरी? अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो हमें इस बारे में ध्यान रखना होता है कि व्हाट इज एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन। एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन इज एन इक्वेशन जो कि क्या कर रहा है? AgCl है, फॉर्म्स Ag एंड Cl2, और वो इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है, और वो इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है। तो अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हम एक नाम से और जानते हैं, विच इज कॉल्ड एज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो अनबैलेंस्ड इक्वेशन इज आल्सो कॉल्ड एज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। डिड यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? अनबैलेंस्ड इक्वेशन इज आल्सो कॉल्ड एज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, ठीक है। दिस वी गॉट टू नो, दिस इज इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर मैं चाहूं कि भाई इक्वेशन बैलेंस कर दी जाए, क्योंकि हमें पता है दैट एवरी केमिकल इक्वेशन must satisfy the law of conservation of mass. Every equation must satisfy the law of conservation of mass. तो हर इक्वेशन को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई करना आना चाहिए। तो हर इक्वेशन को अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई करना आना चाहिए, तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा? वी मस्ट बैलेंस द इक्वेशन। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में एज इट इज मिलता है, ठीक है, बैलेंस द इक्वेशन। तो वी मस्ट बैलेंस द इक्वेशन। क्यों बैलेंस करनी चाहिए हमें इक्वेशन? बताइए। हमें इक्वेशन बैलेंस इसलिए करनी चाहिए कि अगर हम कोई भी इक्वेशन को लिखते हैं, ठीक है, अगर हम कोई भी इक्वेशन को लिखते हैं, तो वो इक्वेशन लिखते दौरान क्या होने वाला है कि भाई जब भी हम कोई इक्वेशन को लिखेंगे, तो हमें उसे बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो AgCl gives me Ag प्लस Cl2, तो मैं यहाँ 2AgCl लगा देती हूँ। तो 2AgCl लगाया तो ये Ag यहाँ 2 लगा दिया, अब बन गई इक्वेशन बैलेंस।
तो यानी कि सवाल ये आता है कि भाई अगर कोई भी इक्वेशन बैलेंस्ड है तो उससे क्या फायदा मिल रहा है, दैट इट इज सैटिस्फाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। भाई ऐसा कैसे हुआ कि आपने 143 ग्राम्स का सामान डाला और प्रोडक्ट आपको 179 ग्राम्स का मिला। भाई अगर आप घर में आटा और पानी 10 ग्राम 20 ग्राम मिला रहे हो तो आपका टोटल डो जो बनना चाहिए, जो टोटल आटा बनना चाहिए, वो 30 ग्राम बनना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि आपने मिलाया 10 ग्राम और 20 ग्राम, 10 ग्राम आटा और 20 ग्राम पानी, या 10 ग्राम पानी और 20 ग्राम आटा, और आपका 15 ग्राम डो बन रहा है। ऐसा तो नहीं होने वाला। तो जितनी चीजें मिला रहे हो, भैया आपने 1 किलो दाल मिलाई 2 किलो पानी के साथ, तो फाइनल प्रोडक्ट है वो 3 किलो अप्रोक्सीमेटली बनना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप तो देखो, आप तो क्या कर रहे हो, 143.5 ग्राम्स रिएक्टेंट मिला रहे हो और आपको 179 ग्राम्स का प्रोडक्ट मिल रहा है। यस और नो? तो आपको 179 ग्राम्स का प्रोडक्ट मिल रहा है। तो इससे मुझे क्या समझ में आएगा, मुझे बताइए। मुझे बताइए कि ये मास ऑफ रिएक्टेंट है और ये मास ऑफ प्रोडक्ट है। ठीक है, सो दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड, दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो हमें इस बात का बहुत 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 ख्याल रखना है, हमें इस बात का बहुत बहुत ख्याल रखना है कि एवरी केमिकल इक्वेशन मस्ट सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिससे कि मास ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट, और हमें उस स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। हमें उस स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, दैट इज द कंसेप्ट, दैट इज द कंसेप्ट, राइट। तो ये जो हमारी चीज है, ये हमारी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है जी। तो इस वीडियो में अभी हम इतना ही सीखेंगे। अगली वीडियो में हम बैलेंसिंग सीखेंगे। फिर हम ये सीखेंगे कि कितने टाइप के कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होते हैं, कितने टाइप के डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं, और वो सारे इक्वेशंस हम एक ही वीडियो में आराम से सीखेंगे। सो स्टे ट्यून एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और कोई भी वीडियो अगर आपको चाहिए कि भाई ये वीडियो मैम आप पहले बता दीजिए, तो वो वीडियो मैं आपको पहले ही बता दूंगी। आप मुझे उसका कमेंट बॉक्स में सेक्शन का नाम लिख दीजिएगा, और प्लीज सेक्शन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।